नमस्कार आप सभी को द गफलत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं, इतना डिटेल में आप पढ़ने वाले हो दुनिया भर के डिफेंस के अंदर में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल्स के क्लासिफिकेशन को, जितना पहले नहीं पढ़ा होगा। यूजुअली जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने भी पहले क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ी होगी, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक पढ़ा होगा, ज़्यादा ज़्यादा ICBM, MIRV वगैरह के बारे में पढ़ होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक डिटेल क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं, हर तरीके के एंगल पे मिसाइल्स के क्या टाइप हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो जो जर्नल व्यूअर्स हैं, लर्नर्स हैं, जिनको देश की सुरक्षा के अंदर में, जियोपॉलिटिक्स के अंदर में इंटरेस्ट है, डिफेंस के फील्ड में इंटरेस्ट है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और UPSC वगैरह दूसरे एग्जामिनेशन के जो एस्पिरेंट है ना, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चैनल के साथ में ऑलरेडी नहीं जुड़े हो, शेयर कर दीजिए इस चैनल को दूसरों के साथ भी, आप भी सब्सक्राइब कर लो अगर ऑलरेडी नहीं किया हुआ है। दुनिया भर के अंदर में जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, आपका डेली न्यूज, सोसाइटी के अंदर में हमारी जो चीज़ें चल रही है, हेल्थ, फाइनेंस और आपकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, एक छतरी के नीचे सब कुछ आपको देखने को मिलता है। अब चाहे रामायण महाभारत के ज़माने की बात हो, चाहे मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात हो, डिफेंस के अंदर में पहले तीरें चलती थी, धनुष बाण का यूज़ होता था। महाभारत रामायण में बड़ा इंटरेस्टिंग होना था देखना कि भाई दो पार्टियों की तीर जा रही है, गोल गोल घूमने लगता था, जिसका वीक होता था वो गायब हो जाता था। हमें बड़ी खुशी होती थी, अरे देखो हमारे भगवान जी का तीर जीत दिया, है ना। आज के समय में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है। मिसाइल्स को डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंदर में बांटा गया है, स्पीड के आधार पर, नेचर के आधार पर, और भी कई सारी कैटेगरीज जिनको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। शुरुआत यहाँ पर स्पीड से होगी। रफ्तार है तो आप दुनिया में आगे चल रहे हो, तो रफ्तार बहुत ज़रूरी है दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के अंदर में। तो स्पीड के बेसिस पे 4 से 5 मेजर कैटेगरीज हैं। हम यहाँ पर 3 जनरल इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है सबसोनिक। यहाँ पर आप देखोगे ना, जो स्पीड के बेसिस क्लासिफिकेशन किया गया उसमें माक 1, माक 2, माक 3 इस तरीके से आपको टर्म देखने को मिलेगा। माक का मतलब क्या है? 1 माक जो है आपका, MACH जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैक नहीं है, माक बोलते हो आप इसको। 1 माक जो आपका है ये लगभग 1225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि रफली ट्रांसलेट होती है जो स्पीड ऑफ साउंड है, ध्वनि की जो रफ्तार है। तो माक 1 से नीचे, यानी कि ध्वनि की रफ्तार के नीचे की जो मिसाइल्स होती हैं उनको आप पहली इस कैटेगरी में डालते हो, जिसको सबसोनिक कहते हैं। माक 1 से माक 5 यानी कि ध्वनि की रफ्तार से लेकर के ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तक की जो मिसाइल्स है उसको सुपरसोनिक में आप रखते हो। और तीसरा जो आपकी, इसको हाइपरसोनिक कहते हो, एक्सट्रीमली फास्ट होती हैं, कहां से निकल जाएंगे आपको चुटकियों में पता भी नहीं चलेगा। ये माक 5 से लेकर के उसके ऊपर की, अभी हम इसको 25 के ऊपर रखते हैं। दुनिया भर में जो कुछ सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे रशिया के अंदर में जो S-500 प्रोमीथियस है, उसकी ऑल्टीट्यूड हो, डिटेक्शन का रेंज हो, मारक क्षमता हो, ये सारी चीज़ टॉप नॉच है, वन ऑफ इट्स काइंड है, वो इस कैटेगरी के अंदर में आप उसको डाल सकते हो, ठीक है ना। और भी हैं जिनके बारे में हम ग्रेजुअली आगे चल के बात करेंगे, और सबकी अपनी अपनी कुछ फीचर्स भी हैं, सबका अपना अपना कुछ प्रोज और कॉन्स भी है। जैसे सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक की रफ्तार बहुत तेज है, ये फास्ट है तो ये एक्सट्रीमली फास्ट है भाई, 25 गुना तेज तक जा सकती है। अभी के हिसाब से टेक्नोलॉजी जैसे इंप्रूव होगी ये और भी आगे तक जाएगा, 30 गुना 35 गुना तक हो सकता है आगे देखने को आपको मिले। वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, डिफेंस का बजट दुनिया भर में बढ़ रहा है, वॉरफेयर की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर स्पीड है और यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी है। अब ऑल्दो लड़ाई में जाते हो आप तो कंजूसी करने के हिसाब से तो नहीं जाते हो, अनटिल अनलेस आप पाकिस्तान से हो, है ना, बांग्लादेश से हो, तो थोड़ा ऐसा नहीं कि भाई उनका डिफेंस खराब है हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट और भी प्रायोरिटीज है ना देश में। ऐसे ही आर्थिक समस्या चल रही तो आप कितना मिसाइलें दगाओगे, क्या करोगे, है ना। तो हैविंग सेड दैट, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं और नेचर के बेसिस पे बात कर लेते हैं। नेचर के बेसिस पे 2 कैटेगरीज हैं आपकी, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल। इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट भी बनाया तो शायद आप लोगों ने देखा होगा, पर फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे जाने से पहले दूसरे कंटेंट के ऊपर। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना, ये लॉन्ग रेंज टारगेट को हिट करने के लिए होती है, लंबी दूरी तक इसकी मारक क्षमता होती है। इसकी जो शुरुआत जर्नी होती है ना, वो रॉकेट पावर्ड होती है। रॉकेट इंजन इसको बहुत तेजी से लगभग 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे फायर अप करते हैं। और ये जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है ना, लगभग ये 4-5 से लेकर मैक्सिमम 7-8 मिनट तक रहती है। इतनी देर तक इसका जो रॉकेट पावर इंजन है वो चालू रहता है, उसके बाद बंद कर देते हैं। ये एक्सटर्नल, ये आपका एटमॉस्फेयर के अर्थ के बाहर चला जाता है और वहां पर वैक्यूम में कर्व्ड पाथ को ट्रेवल करते हुए ये री एंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर में, और फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जाकर के अपने टारगेट को हिट कर देता है। तो लंबी दूरी के लिए खासकर इसका इस्तेमाल युद्ध के अंदर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर अगर हम बात करें इसकी जो स्पीड है, माक 5 से 25 प्लस तक की स्पीड आपको आज के समय में देखने को मिल रही है, जो दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है ना, उनके अंदर में।
एक और चीज़ है, इसके कई सारे सब टाइप भी होते हैं रेंज के बेसिस पे, क्योंकि रेंज कितनी है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सबसे पहला आपका जो SRBM है, जिसको शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हो, 1000 किलोमीटर तक की अगर दूरी कवर कर सकती है तो उसको आप SRBM कहोगे, ठीक है ना। अगर 1000 से 3000 किलोमीटर तक की दूरी ट्रेवल कर सकती है तो वो आपकी MRBM यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है। अगर 3000 से 5500 किलोमीटर तक की जो दूरी है उसको ये तय कर सकती है तो वो IRBM है ना, जिसको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है। अब 5500 किलोमीटर से भी दूर, यानी कि कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर अटैक कर पा रही है, जो सबसे ताकतवर मशीन हो, वो आपकी ICBM के अंदर में आती है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दो कॉन्टिनेंट के बीच में, एक कॉन्टिनेंट को पार करके जा रही है, दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर में कोई साइट है, टारगेट है, उसको हिट कर रही है। रिसेंटली यहाँ पर हमने एक शॉट भी शूट किया था जहाँ ईरान ने दुनिया भर को ब्लफ किया। ईरान के किसी ना डिफेंस मिनिस्टर या कोई सेक्रेटरी ने वहाँ पर एक बयान दिया था कि हमारे पास जो मैक्सिमम मिसाइल की रेंज है आज के समय में वो 2000 किलोमीटर तक की है, यानी कि वो MRBM मिसाइल को क्लेम कर रहे थे। MRBM की भी मैक्सिमम रेंज 3000 होती है, तो कह रहे थे 3 भी नहीं, हमारे पास 2000 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज वाली मिसाइल्स हैं। पर अचानक से इंडियन ओशियन के अंदर में एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां पर UK और US का आपको एक बेस दिखाई देता है, जहां पर इंडियन ओशियन के अंदर में जो भी ट्रेड चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूव है, हलचल है, डिफेंस के हिसाब से एक स्ट्रेटजिक पॉइंट है, वहाँ पर उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ है ताकि ऑब्जर्वेशन कर सके, मॉनिटरिंग, और बाकी अगर उनको अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया के अंदर में डिप्लॉयमेंट करना हो तो क्विक डिप्लॉयमेंट भी उस जगह से हो जाए। इस जगह को आप यहाँ पर, इसका एग्जैक्ट नाम जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। आई थिंक डिएगो गार्शिया नाम है, येस आई एम श्योर, डिएगो गार्शिया नाम है। तो यहाँ पर न्यूज़ आई कि 2 ईरान ने मिसाइल दे करके मारी है, जिसकी जो रेंज थी वो 4000 किलोमीटर रही, जो कि इसको रखती है किसमें, IRBM की कैटेगरी के अंदर में, यानी कि जो ईरान क्लेम कर रहा था उससे दुगनी, है ना। तो कई बार होता है ना, ऐसा क्लेम होता है कि सब लोग अपने सारे पत्ते नहीं खोलते हैं। आपकी ताकत का दुश्मन को एहसास होना चाहिए, लेकिन आप कितने ताकतवर एग्जैक्टली वो नहीं पता होना चाहिए, नहीं तो उसका काउंटर पहले से तैयार रखेगा, है ना। वेनेजुला में भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही थी कि जब उठाया उनके लीडर को, बंधक बना करके ले आए, तो कुछ ऐसे सोनिक वेपन्स का, साउंड वेपन्स का इस्तेमाल किया जिससे बिना फायरिंग किए, बिना कुछ किए, बम धमाका किए, वहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे, लोग थे ना, उनको ऑपरेशन के अंतर्गत में क्या कर दिया, उस साउंड फ्रीक्वेंसी से, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, बेहोश कर दिया, जो भी कर दिया, शन कर दिया एक तरीके से, और उठा करके ले आए बिना बहुत ज़्यादा मार काट के। तो आजकल बहुत ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती हैं कि दुनिया भर के अंदर में जो देश हैं, बड़े देश हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्रम्प कार्ड को डेवलप कर लिया हुआ है जिसको अभी खोल नहीं रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो दिखाएंगे, शॉक करेंगे दुनिया को, ठीक है। चलिए, अब ये जो इसकी फेज़ है ना बैलिस्टिक मिसाइल की, वो 3 फेज़ में आपको ऑपरेट करते हुए दिखाई देती है। पहला जो मैंने आपको बताया बूस्ट फेज़, शुरुआत के 4 से 5 मिनट, कुछ केसेस के अंदर में अगर वो आपकी थर्मोस्फेयर तक जा रही है, थर्मोस्फेयर को क्रॉस कर रही है, तो जो शुरुआत के 4 से 8 मिनट हो सकते हैं ना, वो बूस्ट फेज़ होता है, जहाँ पर रॉकेट इंजन फायर कर रहा है, उसको तेज़ी से आगे लेकर के जा रहा है 25000 किलोमीटर की रफ्तार या उससे भी ज़्यादा के साथ में। देन मिड कोर्स होता है जहाँ पर वो इंजन बंद हो चुके होते हैं, और देन टर्मिनल फेज होता है जहाँ पर वो वापस एटमॉस्फेयर के अंदर में री एंटर कर रही है, अपने टारगेट की तरफ हिट करने जा रही है, ठीक है ना। कौन कौन से लेयर में ऑपरेट करता है आपको पता होगा, एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर होती है। सबसे निचली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये पूरा आपको स्पेस के बाहर, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर छोड़ो, आपका स्पेस में जाकर के वे वापस एंटर करती है अर्थ के स्पेस में, एटमॉस्फेयर के अंदर में टारगेट को हिट करती है। तो पूरे सारे लेयर्स को ये कवर करती है, पार करके निकल सकती है। सबसे निचला जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसमें आपका हॉट एयर बैलून होता है, उड़ता है, और आपका जो पैसेंजर ये जो एयरप्लेन्स होती हैं ना, वो ऑपरेट करती हैं। हिमाचल में 1-2 जगह, एक तो मनाली के पास है कुल्लू, वहाँ पर हॉट एयर बैलून्स करवाए जाते हैं, एक्सकर्शन करवाया जाता है। एक और हिमाचल में एक स्पेसिफिक जगह है जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए बड़ी फेमस है, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून के लिए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अगर आपको याद हो, घूमने फिरने वाले हो तो आप चैट बॉक्स में बताइएगा मुझे एक बार। देन एक्सोस्फेयर नहीं, देन आपका आ जाता है इसके बाद मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर आता है, और थर्मोस्फेयर के बाद आपका एक्सोस्फेयर आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गई हमारी दूसरी नेचर के बेसिस पर जो मिसाइल है, ये आपकी क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल की पूरी जो जर्नी है ना, ये पावर्ड जर्नी होती है। यहाँ पर क्या था, सिर्फ बूस्ट वाले फेज में रॉकेट इंजन उसको फायर कर रहे हैं, यहाँ पर जेट इंजन जो है वो पूरी जर्नी के अंदर में ऑन रहते हैं, कंटिन्यूअसली पावर फ्लाइट है, ये लगातार पावर्ड है, ठीक है ना। और ये लोअर ऑल्टीट्यूड पे चलती है, बहुत ये हाई ऑल्टीट्यूड नहीं जा रही है, ये लोअर ऑल्टीट्यूड पे ही आपकी ट्रैवल कर रही होती है। अब इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, इसकी स्पीड का जो रेंज है ये सब सोनिक माक 1 से लेकर के सुपर सोनिक तक इसकी स्पीड दिखाई देती है। वहाँ पर क्या था,
हाइपरसोनिक तक हो सकती है वो, यहाँ पर सुपरसोनिक तक। ये ऑलरेडी बता दिया तो वापस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेयर्स कौन कौन सी किस लेयर में ऑपरेट कर सकती है, ट्रोपोस्फेयर तक आपकी जा सकती है, तो सबसे निचली लेयर है ना, बताया हमने कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड इसको कवर करना भी नहीं है। ऑलराइट, चलिए, तो लो ऑल्टीट्यूड के अंदर में होती है, कई बार रडार वगैरह को भी चकमा देती है अगर बहुत एडवांस्ड और स्पीड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे तो। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं लॉन्च प्लेटफॉर्म के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, कहाँ से लॉन्च कर रहे हो मिसाइल को और किसके ऊपर लॉन्च कर रहे हो उसके बेसिस पे। पहली कैटेगरी है सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स जो होती हैं, यानी कि सरफेस से ज़मीन से लैंड से आप मिसाइल को रिलीज कर रहे हो और दूसरे कई टारगेट जो ज़मीन पर ही है उसको जाकर के वो मिसाइल हिट कर रही है। ये स्ट्रैटेजिक भी हो सकती है, टैक्टिकल भी हो सकती है। स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल का मतलब क्या, आगे चल के भी हम बात करेंगे। इतना समझ लो कि ज़मीन से ज़मीन पर अटैक कर रहे हो तो ये आपका SSM यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है। लैंड टू लैंड या लैंड टू ग्राउंड मिसाइल इसको कहा जाता है। देन आपकी सरफेस टू एयर होती है, यानी कि ज़मीन से आप अटैक कर रहे हो, कोई चीज़ आ रही है, तो ये एयर डिफेंस के अंदर में काफ़ी यूज़ होती है। अगर कोई ड्रोन आ रहा है, कामिकाज़ी ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन्स है, या कोई रॉकेट आपके ऊपर आ रही है, तो एयर डिफेंस इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिसाइल को फेंकेगा। वो हिट टू किल हो सकती है यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे डायरेक्टली, या एक्सप्लोजन बेस्ड हो सकती है। दो कैटेगरीज के अंदर में इसको डिवाइड किया था। एयर डिफेंस में आगे यूज होती है कि आपका जो डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने डिटेक्ट किया कि भाई रडार ने आपने कैच किया, आपके कैच किया कि भाई आपके एयर डिफेंस के अंदर में कोई दूसरी मिसाइल या कोई दूसरा ड्रोन वगैरह आ रहा है, तो आपने अपनी मिसाइल से उसको क्या किया, न्यूट्रलाइज किया, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। नेक्स्ट आपका AM है, यानी कि एयर टू एयर। ये यूजुअली मिड एयर के अंदर में यूज होती है। फाइटर मूवी ऋतिक की देखी है आपने, ऋतिक रोशन की, और भी ऐसी कुछ मूवी है, तो वहाँ आसमान से आसमान में ये फाइटर प्लेन आपस में लड़ रहे हैं ना, तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, टारगेट को लॉक करके एक दूसरे को वहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर कई बार ना इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल किया था, जो आगे आपको भी बताएंगे हम लोग, ठीक है ना, जिसको आप देख रहे हो लिखा भी है क्या है, डॉग फाइट के अंदर में आपस में आप लड़ रहे हो, भाग रहे हो, एक दूसरे से बच रहे हो, मिसाइल को लॉन्च कर रहे हो। एयर से ही मिसाइल निकली एक जेट से और दूसरी जेट को वहाँ पर टारगेट बनाने की कोशिश कर रही है। अगली जो आपकी है ये SLBM है, यानी कि ये सबमरीन टू लैंड जो आपकी बेस मिसाइल्स होती हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है। सबमरीन से इसको छोड़ा जाता है और ग्राउंड पे जो टारगेट है उसको हिट करने का कोशिश करती है, ठीक है ना। चलिए, अगली हमारी जो कैटेगरी यहाँ पर होने वाली है गाइडेंस सिस्टम के बेसिस पे मिसाइल अपने टारगेट को कैसे डिटेक्ट कर रही है, कैसे लोकेट कर रही है ना, उसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे वेज हैं। पहला है सबसे सिंपल इंटरनल, यानी इंटरनली उसके पास कुछ ऐसी सिस्टम हो सकता है जिसके बेसिस पे वो उसको गाइडेंस मिल रहा है, लोकेशन मिल रही है। क्या हो सकता है यहाँ पर, गायरोस्कोप हो सकता है। गायरोस्कोप सबसे कॉमनली इंटरनल सेंसर्स के अंदर में आने वाला है। इसकी एक्यूरेसीज होती है थोड़ी सी मीडियम होती है इंटरनल सेंसर्स की वजह से। इसके बाद जो आपका है वो GPS सिस्टम आता है। GPS में एक्सटर्नल सोर्स है जो आपको लोकेशन बता रहा है, एक सैटेलाइट है बेसिकली जो आपको क्या कर रही है, लोकेशन बता रही है, तो एक्यूरेसी भी इसकी काफ़ी हाई हो जाती है, अप टू फ्यू मीटर्स तक। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर है रडार सिस्टम है। रडार सिस्टम क्या करता है, ये जो आपका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, जो रेडियो वेव्स आपकी रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है टारगेट से, ऑलराइट। जैसे आप देखोगे ना, ये जो बैट्स वगैरह होते हैं और वेल्स के बीच में भी एकोलोकेशन की प्रॉपर्टी होती है। सोनार के बारे में आपने सुना होगा। तो ये क्या करते हैं, ये साउंड वेव्स को रिलीज करते हैं और वो साउंड वेव्स जाकर के उसका जो टारगेट है ना उसके ऊपर लड़ करके वापस आती है, तो उनको एक डिस्टेंस पता चल जाता है कितनी दूरी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी वैसा ही है, टारगेट आपका जा रहा है, आपने यहाँ पर साउंड जो रेडियो वेव्स हैं, साउंड वेव्स से रेडियो वेव जो है वो रिलीज किया, उससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो आपको डिस्टेंस का पता चल रहा है। तो ये रडार बेस्ड ये गाइडेंस सिस्टम आपका होता है। देन आपका इंफ्रारेड जो मैं अभी बताया था डॉग फाइट में यूज होता है। इंफ्रारेड सेंसर्स के अंदर में या गाइडेंस सिस्टम के अंदर में क्या होता है कि जो एनिमी एयरक्राफ्ट है या जो जेट है उसकी फाइटर प्लेन है, उससे जो हीट सिग्नेचर्स आपको मिल रहे हैं, इंजन की गर्मी जो निकल रही है या फ्रिक्शन की वजह से जो हीट निकल रही है, उस हीट सिग्नेचर को आप यूज करते हो फॉर डिटेक्टिंग, और ये एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा आपका यूज होता है। इसकी भी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है। तो सबसे कम एक्यूरेसी आपकी इंटरनल टाइप ऑफ मिसाइल गाइडेंस सिस्टम की होती है। अगली वॉरहेड के बेसिस पे कि आपके पास तरकश है, उस तरकश में कौन कौन से तीर हैं, मिसाइल के थ्रू आप कोई चीज़ को ड्रॉप कर रहे हो, क्या ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है ना। तो वॉरहेड्स किस किस टाइप के हैं उसके बेसिस पे भी मिसाइल को यहाँ पर क्लासिफाई किया सकता है। पहला जो कन्वेंशनल होता है जिसमें आपके एक्सप्लोजिव्स होते हैं, है ना, गोला बारूद होते हैं जो आप गिरते हैं, शैटर होते हैं, फट जाते हैं, तो ये हो सकता है आपका। दूसरा उसकी जगह पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है, यानी कि जो आपके मिसाइल्स हैं वो न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर रही है, मेगा डिस्ट्रक्शंस को, फिजन फ्यूजन के ऊपर बेस जो बड़ा मैसिव लेवल का डिस्ट्रक्शन होता है ना उसको करने के लिए होती है। जबकि यहाँ पर कन्वेंशनल में क्या है, गोले बारूद हैं, एक जगह पर आपने गिराए, कन्वेंशनली उस पर्टिकुलर रीजन में, लोकलाइज रीजन में कोई टैंकर था, कोई डिप्लॉयमेंट था, उसको डैमेज डिस्ट्रॉय करने के लिए आपका इस्तेमाल होता है। अगला जो हमारा है वो MIRV है। MIRV के अंदर में मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मूवीज़ या शोज़ में होता है ना कि अर्जुन ने या कर्ण ने एक तीर को छोड़ा, वो तीर बहुत सारे तीर बन जाती है और अलग अलग तीर अलग अलग जगह चली जाए, तो वो आपका MIRV है।
अगर एक ही दिशा में जाए वो सारी तीर, एक तीर से 10 तीर निकल जाए, तो वो MIRV नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वॉरहेड्स हो जाते हैं आपके। एक तीर चलाई आपने और मल्टीपल तीर वहां पर निकली और मल्टीपल तीर अलग अलग टारगेट, अलग अलग इंडिपेंडेंट ट्रेजेक्टरीज को फॉलो करी, कोई दाएं चली गई, बाएं चली गई, ऊपर चली गई, नीचे। तो ये आपका MIRV होता है। मल्टीपल वॉरहेड एक साथ पे रिलीज होता है और इंडिपेंडेंटली टारगेट को क्या करते हैं, हिट करने की, अलग अलग टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मल्टीपल टारगेट्स यहाँ पर एक समय पे आपके किए जा रहे होते हैं। अगली हमारी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन द एडवांस सिस्टम्स, है ना। यहाँ पर क्या है, आपका हाइपरसोनिक सिस्टम है कि लॉइटरिंग म्यूनिशन है या फिर आपका एसेट है। हाइपरसोनिक क्रूज सिस्टम के अंदर में क्या होता है, ये एक सस्टेन्ड हाइपरसोनिक जो मूवमेंट है, ट्रेजेक्ट्री है, उसको वहाँ पर फॉलो करता है। सेकेंड आपका लॉइटरिंग म्यूनिशन। लॉइटरिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी टर्म बताऊं आपको, बड़ा वो होगा, आपने सुना होगा, आवारागर्दी। इधर तो कहते हैं ना घूमना फिरना, क्या घूम रहे हो फिर रहे हो, क्या गेड़ियां मार रहे हो, क्या चक्कर काट रहे हो, वो लॉइटरिंग होता है। तो लॉइटरिंग वाला भी जो ये सिस्टम है ना म्यूनिशन का, यूजुअली कामाकाजी ड्रोन्स में आपको देखने को मिलता है। आजकल तो आप मिसाइल और ड्रोन्स का वो अंतर कम हो गया है, बिकॉज ड्रोन्स मिसाइल्स को, छोटी मिसाइल्स को वहाँ पर अपने साथ में कैरी कर रहे हैं, लाइटर जो वेपन्स है उसको कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो कामाकाजी ड्रोन्स होते थे जैसे, है ना, या जैसे ईरान के अंदर में आप शहीद ड्रोन्स वगैरह को देखो, अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, इंडिया ने भी इंडेक्ट किया है, वहाँ पर टेस्ला ने भी डेवलप किया है अमेरिका के लिए, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, ये टारगेट के आसपास में चक्कर काटते घूमते, लोकेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर गिर जाते हैं या उसको हिट करते हैं। स्पीड अलग अलग हो सकती है, फास्ट स्पीड भी हो सकती है, ढूंढ के कर सकते हैं। तो क्या होवर करते हैं, होवर मतलब चक्कर काटना, और फिर उसके बाद स्ट्राइक कर देते हैं। कोई ऑयल फील्ड है ना, देखा उसको, मॉनिटर किया और उसके बाद जाकर के उसको टारगेट कर दिया, तो ये लॉइटरिंग म्यूनिशन कहलाता है, इस तरीके का एडवांस सिस्टम। देन एसेट है आपका सैटेलाइट बेस्ड, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन सिस्टम आपको दिखाई देता है। चलिए, अब बैलिस्टिक और क्रूज का यहाँ पर हमें कंपैरिजन करने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, जान करके आपको चीज़ अच्छी लगी होंगी। नाउ 15 मिनट में हमने इस चीज़ को ख़त्म कर लिया। आप में से वो बच्चे जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं, जनरल यूजर्स का यहाँ पर काम खत्म हो गया। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने वाले अगर कोई बच्चे हैं, छात्र हैं, तो हमारे मेंटोरशिप बैचेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली रीच आउट भी कर सकते हो। मैं आपको एक बार, हमारे 2 वेरिएंट हैं, एक ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट वेरिएंट है, और दूसरा हमारा वेरिएंट जो है वो 9999 का, एक 6999 का वेरिएंट है और एक 9999 का वेरिएंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको यहाँ पर मेंटोरशिप मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, आंसर राइटिंग मिलता है, इवैल्यूएशन मिलता है। मेंटोरशिप भी मैं दे रहा हूँ, इवैल्यूएशन भी पर्सनली मैं ही यहाँ पर कर रहा हूँ। 1500 पन्ने के आपको फाउंडेशन के नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको वैल्यू एडिशन और एनरिचमेंट नोट्स और नई केस स्टडीज़ भी मिलती हैं। 20 रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसके अंदर में 100 लेक्चर्स के अंदर में जो भी पढ़ाया जाता है उसकी समरी आपको दे दी जाती है 20 लेक्चर्स के अंदर में। तो समराइज्ड वर्जन है, प्लस उसमें नोट कैसे बनाने हैं, किस टॉपिक पे बनाने हैं, किस पे नहीं बनाने, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नए टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो भी आपको प्रेडिक्शन करके बताया जाता है कि एग्जामिनेशन रेलिवेंट रहो, स्मार्ट स्टडी करो, डिस्ट्रैक्टेड आप ना रहो। तो वो सारी चीज़ भी यहाँ पर मिल रही होती है। प्लस 1-to-1 आप कनेक्ट भी कर सकते हो, जूम सेशन और बाकी चीज़ पे। डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक जो आपका 9999 वाला वर्जन है उसमें आंसर राइटिंग सेशन, इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज है। 6999 में बाकी सारी चीज़ें हैं, बस आंसर राइटिंग नहीं है। तो आपको अगर ज्वाइन करना हो तो नीचे एक आईडी भी दी होगी, इस आईडी के ऊपर आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है ना। नीचे आईडी दी है okutkarshsingh@gmail.com। अदरवाइज मैं आपको दूसरी आईडी बता देता हूँ, इस आईडी पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। क्या हो गया, इसको क्यों नहीं खुल रहा है, खुल गया, ठीक है। ये आईडीज़ हमारी हैं, इस पे आपको बैच के डिटेल मिल जाएंगे और मेरी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये जो पीडीएफ है ना, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको @द गफलत पे मिल जाएगी, बिकॉज ये एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम एंथ्रोपोलॉजी वाले टेलीग्राम चैनल पे नहीं डालेंगे। ये आपको बैक बेंचर्स क्लासेस में भी मिल जाएगा, बिकॉज इंग्लिश में भी हम इसका एक लेक्चर शूट कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको द गफलत वाले हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। @ जरूर लगाइएगा टेलीग्राम पे अगर आप इस चैनल को सर्च कर रहे हो तो, अदरवाइज नहीं मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर में। अगले लेक्चर के मिलते हैं। कोई टॉपिक का आपको सजेशन है, कुछ जानना हो, चैट बॉक्स में बता सकते हो, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू।